देखा, हिंदुस्तान के तमाम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, अभी आप अक्सर में कह रहे हैं कि यहाँ किसी महिला के साथ, लड़की के साथ क्या घटना घटी, तो आपको तो संदेश वहाँ से दिया गया दिल्ली से कि भूल जाओ, यहाँ न्याय की बात भूल जाओ, यहाँ अब सिंगोल का राजा आ गया, सम्राट आ गए हैं और डंडे से सरकार चलेगी यहाँ। और किस तरह से घसीटते हुए उन महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़क पर दुनिया के सामने क्या नज़ारा पेश कर दिया गया कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र नहीं है, अब यहाँ राजतंत्र वापस आए। हमारे ऊपर नेपाल है, उत्तर में बहुत दिनों से राजशाही चलती थी। नेपाल के लोग जब उनका संविधान आया, लोकतंत्र की बात हुई, तो नेपाल के लोगों ने तय किया कि भाई राजशाही और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। ये राजशाही को खत्म करके अगर संपूर्ण लोकतंत्र स्थापित करना है तो हमें राजशाही को खत्म करना होगा। नेपाल ने खत्म किया, हिंदुस्तान ने खत्म किया। हमारे यहाँ कितने राजे रजवाड़े थे, और जब देश आज़ाद हो गया, नया संविधान आ गया, तो राजतंत्र खत्म हुआ, हिंदुस्तान एक पूरे गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। और आज फिर वही सिंगोल को ले आकर के आप राजशाही थोप रहे हैं। इसीलिए जब आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव 2024 का या जब भी हो, 24 हम कह रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये 23 के अंत में ही चुनाव हो सकता है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि 24 का चुनाव 24 हो और चाहे 23 हो, जब भी हो, ये जो अगला चुनाव है लोकतंत्र का हिंदुस्तान में, तो ये वाकई निर्णायक चुनाव है कि क्या इस देश में लोकतंत्र रहेगा या हिंदुस्तान में राजशाही स्थापित होगी, राजतंत्र लौट आएगा। ये तय करने वाला चुनाव है, बिल्कुल इससे कम नहीं। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, नया संविधान पारित हो रहा था, ये आरएसएस के लोग खुलेआम कह रहे थे कि हमें तो इस संविधान की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो मनुस्मृति है। और आज वाकई वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले की एक खबर है गुजरात से, गुजरात के हाई कोर्ट के जज ने कहा, पता नहीं हिंदी के अखबारों में वो खबर छपी भी कि नहीं, आपने सुना कि नहीं, हाई कोर्ट में 17 साल की एक बलात्कार पीड़िता, अब वो गर्भवती हो गई है, माँ बनना नहीं चाहती, वो हाई कोर्ट में गई है अबॉर्शन के लिए। हाई कोर्ट के जज वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति पढ़ के देखो कि आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले 14 साल की उम्र में तो शादी हो जाती थी, 17 साल की उम्र में 3 बच्चे की माँ हो जाते थे महिलाएं। तो अब हाई कोर्ट के जज गुजरात में वो मनुस्मृति का हवाला दे रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चले। इस मुकाबले में हमें रहना नहीं चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र कब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो गया है, और इसीलिए जो नज़ारा आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र का ही नज़ारा देख रहे हैं। ये जो बर्ताव किया जा रहा है, एक बृजभूषण शरण सिंह एक माफिया, एक सांसद है, और कहने के लिए कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है, बहुत ताकतवर सरकार है, इतना भारी बहुमत है, विश्व गुरु है। कौन सी मजबूरी है नरेंद्र मोदी इस पूरे मोदी सरकार की कि एक माफिया, एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली गोंडा से, और उनके ऊपर इतने जबरदस्त संगीन आरोप है, इतनी धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर के FIR हुआ, और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या डर है नरेंद्र मोदी, क्या डर है अमित शाह को? डर नहीं है। वो दरअसल सब मिले हुए लोग हैं। वो यही संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कि अब हमारे देश में भले वो अम्बेडकर का संविधान है, लेकिन राज करेगा ये बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग ही राज करेंगे। नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश में अब बृजभूषण शरण सिंह है। हमने देखा कि दिल्ली में ये जो महिला पहलवानों की लड़ाई है, मैं सलाम करता हूँ महिला पहलवानों को, हरियाणा से हैं। हरियाणा कोई वामपंथी आंदोलन का गढ़ नहीं है, वहाँ बहुत
उसी विचार रखने वाला, अभी भी समाज उसी हिसाब से चलता है। लेकिन उस हरियाणा से जब ये अन्याय का सामना करना पड़ा, ये सम्मान का सवाल जब खड़ा हुआ, तो साक्षी मलिक कह रही थी कि हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं, बृजभूषण शरण सिंह जीत जाता है, तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी बेटियां, हमारी बहनें, हम 50 साल 100 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे, हम पीछे धकेल दिए जाएंगे। और अगर हम जीतते हैं, अगर संविधान यहाँ स्थापित होता है, अगर हमें इंसाफ मिलता है, तब सच में इस देश में जो इंसाफ की लड़ाई है वो आगे बढ़ जाएगी और देश आगे बढ़ेगा, देश की महिलाएं, आधी आबादी आगे बढ़ जाएगी। ये सवाल है यार। तो एक ऐसे दौर में हम लोग हैं, और इसीलिए सवाल महज एक चुनाव का नहीं। चुनाव तो ठीक है, और चुनाव हम सब लोग जान रहे हैं कि आसान लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। 2019 हमें याद है, 2019 में भी बिल्कुल माहौल बन रहा था, देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, कर्ज माफी के लिए बड़ा किसान आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन। लेकिन एक पुलवामा हो गया, और पुलवामा के बाद ऐसा माहौल बदला, बिहार जैसे प्रदेश में 40 में सिर्फ 1 सीट विपक्ष को मिली और सारी सीटें एनडीए को मिल गई। इसीलिए जो दौर है, हम समझ रहे हैं ये कोई आसान दौर नहीं है, लड़ाइयाँ कठिन है, कठिन लड़ाई। लेकिन कठिन लड़ाई में भी अगर हम तैयार हैं, जनता संगठित हो और हम मुद्दों पर लड़े, तो बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया। 2020 के बिहार का विधानसभा चुनाव उस दौर में हो रहा था, बिल्कुल कोरोना काल है, हमारे सारे मजदूर घर लौट के आए थे, क्वारंटीन सेंटर में कुछ बंद पड़े हुए थे, पैदल चल के आए थे, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति थी। उस दौर में इस पूरे शाहाबाद में, मगध में, इस पूरे दक्षिण बिहार में हमने देखा, हमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी लड़ने के लिए। दक्षिण बिहार में हमें सिर्फ 9 सीट मिली थी, पूरे बिहार में हमें 19 सीट मिली थी, और यहाँ 9 में से 8 में हमारे साथियों ने जीत दर्ज की। 12 सीट बस कुछ चंद वोटों से हम हार गए। और उस समय भी पूरी कोशिश हो रही थी, पूरी कोशिश हो रही थी। यहाँ जोगी जी आ रहे थे, अमित शाह आ रहे थे, नड्डा जी आ रहे थे, माले के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, नौजवानों को ललकार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ को धक्का बताते हुए बक्सर के लोगों ने वोट किया, भोजपुर के लोगों ने वोट दिया, पटना में, अरवल में, जहानाबाद में लोगों ने वोट दिया, और आज 1 दर्जन वाले का विधायक है। अभी हमने कर्नाटका में देखा, कर्नाटका में चुनाव हो रहा था, और आपने देखा कि मोदी जी कैसे वोट मांग रहे थे। अगर हमारे देश में वाकई कोई ढंग का चुनाव आयोग होता, एक समय चुनाव आयोग था, और बाल ठाकरे जो शिवसेना के नेता थे, उनके भाषण, उसमें नफरत की बात थी, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली बात थी, और उस समय चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए उनका वोट डालने का अधिकार छीन लिया। चुनाव लड़ना तो दूर की बात, वोट डालने का जो अधिकार है, वोटिंग राइट है, उस राइट को ही चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए छीना। आज अगर देश में वाकई कोई चुनाव आयोग ढंग से काम करता, संविधान के हिसाब से चलता, तब ये मोदी जी जब बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे और नारे लगवा रहे थे, तो हमें तो लगता है कि 6 साल के लिए अगर बाल ठाकरे का गया था, तो 12 साल के लिए मोदी जी के वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए था चुनाव आयोग, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जनता ने अपना काम किया, जनता ने अपना काम किया कि वो सारी बातें, बजरंगबली का नारा, वो सब कुछ वो किनारे करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त जनादेश दिया। तो हम समझते हैं कि हमारे सामने उदाहरण है। कठिन लड़ाई है, लेकिन कठिन लड़ाई अगर ढंग से हम लड़े तो निश्चित तौर पर हमारे सामने उदाहरण है। तब इस लड़ाई में जाहिर सी बात है, ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई हमें तमाम विपक्षी पार्टियों को साथ लेकर के लड़ना है। और अच्छी बात है, बिहार में विपक्षी एकता बढ़ रही है। हमें याद है 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था,
उस समय हम गठबंधन में नहीं थे और लालू जी ने कहा कि भाई आरा में हम आपको समर्थन देंगे, आप हमें पाटलिपुत्रा में समर्थन देंगे। तो हमने कहा कि भाई हम पूरे बिहार में अगर कम भी सीटों पर लड़े तो 4 सीट तो हम ज़रूर लड़ेंगे। 4 सीट पर हम लोग लड़े, 1 सीट पर हमें समर्थन मिला। और उस चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी ये बात गई कि बिहार में अगर ठीक से तालमेल करना हो तो माले के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन बनना चाहिए, तभी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा एकता बनेगी, एक बदलाव आएगा एक धुरी के रूप में। और हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में जब एक हद तक उस दिशा में हम लोग बढ़े, उसका परिणाम सामने आया। और आज नीतीश जी भी आ गए, तो एक बड़ा गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, तो कोशिश होनी चाहिए पूरे देश के पैमाने पर व्यापक विपक्षी एकता बने और व्यापक विपक्षी एकता देश में बने। इसी के लिए 23 तारीख को मीटिंग होगी, हम लोग भी रहेंगे, देखते हैं कैसे बात आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो विपक्षी एकता, ऊपर की बैठकें, ऊपर के तय होना, कुछ सीटों का तालमेल, ये तो ऊपर वाली बात है, इससे बात बनती नहीं। बात तो बनती है नीचे, बात तो बनती है गांव-गांव में, पंचायतों में, बूथ में। और इसीलिए हमें लगता है कि इस समय जो देश ने देखा, विपक्षी एकता तो अभी बनने लगी है। चुनाव में भाजपा की हार इधर होने लगी, लेकिन किसान जब लड़ रहे थे और 1 साल के लिए उन्होंने डेरा डाल दिया दिल्ली में, दिल्ली की सीमा पर बैठ गए आकर के टिकरी बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर पर, और कहा कि भाई ये कानून वापस होगा तभी हम घर लौटेंगे। और किया है। ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जब नागरिकता कानून में संशोधन कर दिया गया और शाहीन बाग में हमारी पूरी मुस्लिम महिलाएं 4 पीढ़ी 8 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक एक साथ दिन रात एक करके वो एक नया मॉडल खड़ा कर दिया कि इस तरह से लड़ा जाए। हमने कोशिश की बिहार में, कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई समझते थे कि भाई मुस्लिम लोगों का सवाल है। हमने कहा कि मुस्लिम लोगों का सवाल नहीं है। अगर संविधान पर अटैक होगा, नागरिकता पर सवाल पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप साबित करो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो मुस्लिम के लिए सवाल नहीं बनेगा, उससे पहले आम गरीबों के लिए सवाल बन जाएगा कि कहाँ से कागज लाएं, कहाँ से कागज ला करके साबित करें कि हम देश के नागरिक हैं। असम में जब एनआरसी आया तो पता चला कि उसमें 20 लाख लोगों का नाम छट गया, और हमारे बिहार से गए हुए भी करीब 75,000 या 1 लाख के लोग असम में जाकर के नागरिकता साबित नहीं कर पाए। ज़मीन का कागज़ नहीं है, मकान नहीं है, कागज पत्तर नहीं है। तो ये इस देश में मोदी जी से जब पूछा जाता है कि डिग्री दिखाओ, डिग्री नहीं दिखा पाते, और वहाँ कोर्ट वाले कह रहे हैं कि नहीं वो डिग्री नहीं दिखाएंगे, तो एक मोदी जी एक अपना डिग्री नहीं दिखा पाते और करोड़ों लोगों से मांग रहे हैं कि दिखाओ, कागज दिखाओ, 52 साल के वोटर लिस्ट में आपके दादा थे, परदादा थे, वो नाम दिखाओ। जमीन नहीं है तो जमीन का कागज कहाँ से दिखाओ? आपने तो माहौल ऐसा बना रखा है कि अगर किसी को आपने ज़मीन का कागज़ दिया तो उनको ज़मीन नहीं दी, और ज़मीन अगर कहीं लोगों ने गोदाम की ज़मीन हो, गैर मजरूरा ज़मीन हो, उस ज़मीन पर थोड़ा सा एक झुग्गी डाल दिया है, झोपड़ी डाल करके वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, अब उनको कागज़ नहीं दे रहे हैं और उनको आप बुलडोजर से उजाड़ रहे हैं और मांग रहे हैं कागज़। तो इसमें सवाल ये था कि नागरिकता पर सवाल खड़ा होगा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, वो सबसे पहले इस देश के गरीबों का मसला है, सबसे पहले इस देश के कमज़ोर लोग, मजदूर लोग, उनका सवाल है कि हमारे पास इतने कागज पत्तर नहीं है। इसलिए संविधान पर हमला होगा, हमारे नागरिक अधिकारों पर हमला होगा, तो गरीब सबसे पहले मारे जाएंगे, और जो होता रहा है। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस पूरी लड़ाई जो गरीबों में धीरे धीरे एकता बन रही है, इसी एकता के बल पर हमें लड़ाई को आगे बढ़ाना, लड़ाई हर सवाल पर। अभी जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ, उसको ठीक से देखिए, ठीक से इसको समझ लीजिए कि मामला है क्या। 300 लोग मारे गए, 1000 लोग घायल हैं, और अभी तो धीरे धीरे उसकी चर्चा बंद हो गई। वो लोग कैसे हैं, नहीं है, उस समय तो पता चल रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत गंभीर स्थिति में है, नाजुक स्थिति है, अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है?
देखो रेल मंत्री ने किस तरह से वहाँ जा करके भारत माता की जय नारा लगाया, किस तरह से बिना नहाए खाए 36 घंटा वहाँ खड़े रहे और कैसे उन्होंने उसके बाद वंदे भारत ट्रेन को चालू कर दिया। तो सवाल ये है कि रेलवे जो सबसे पहले इस देश के आम लोगों के सफ़र करने के लिए हमें जाना है, बक्सर के हमारे मजदूरों को जाना है बेंगलोर, जाना है चेन्नई, हमें चाहिए कि संघमित्रा एक्सप्रेस ठीक से चले, हमें जाना है दिल्ली, हमें चाहिए कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस ठीक से चले, समय पर चले। तो गरीबों के ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले रेलवे है। बाकी लोगों के लिए तो हवाई जहाज भी है, हमारे पास तो हवाई जहाज नहीं है, हमारे पास रेलवे है। और वो रेलवे में भी स्लीपर क्लास और साधारण डिब्बा है। अभी ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे स्लीपर क्लास की संख्या घट रही है। अभी नौजवान हमसे कह रहे थे कि हम लोग क्या करें, एक एक ट्रेन में 6-6, 8-8 B1, B2, B8 करके सब एसी का डब्बा है, किराया ज़्यादा दे करके परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है रोजगार के लिए, और स्लीपर क्लास कहीं गायब करते रहे। तो ये रेलवे जो सबसे पहले आम लोगों के सफ़र करने के लिए था, वो सुरक्षित यात्रा कर सके, इसको आपने बना दिया कि वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, और रोज उसका उद्घाटन हो रहा है। 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। रेलवे की सुरक्षा से जुड़े हुए जो पद है वो भी 1.5 लाख खाली पड़े हुए हैं। और अभी दुर्घटना अगर हो जाए तब जाकर के अब CBI को सौंप देते हैं, NIA को सौंप देते हैं। CBI और NIA पता लगाए कौन सी साजिश हुई। साजिश क्या है? ये तो आप किस तरह से रेलवे को बर्बाद कर रहे हैं, ये तो साजिश है हिंदुस्तान के खिलाफ। पूरे देश की संपत्ति 70 साल से देश में, देश के लोगों के खून पसीने से, हमारे आपके सबके टैक्स के पैसे से जो निर्माण हुआ था, कल कारखाने बने, जो कुछ बना वो सब अदानी को, अंबानी को दे रहे हैं, सबका निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं। पूरी शिक्षा नीति गरीब को बाहर करने के लिए, पूरे रेलवे की नीति, उसका किराया, वो सब गरीब को बाहर करने के लिए। तो आप तो साजिश रच रहे हैं, आप तो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि जो हम लोगों ने तय किया कि चुनाव तो आएगा, और ज़रूर जैसे आप लोगों की भी इच्छा है कि वह बक्सर से हम लोग अपना दावेदारी बिल्कुल पेश करें। और मंजू जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एक बहुत शानदार विरासत है वामपंथियों। हम तो देख रहे हैं कि तीनों धारा, CPI, CPM, CPI-ML, तीनों धारा, और समय के साथ अब मान लीजिए धारा कमजोर अगर है तो अब माले की जिम्मेदारी है कि समूचे लाल झंडे की जो पूरी विरासत, इसीलिए जो पुराना भाकपा माले है अब वो उस दायरे में नहीं, अब बड़े दायरे में। मंजू जी आ गई है हमारे साथ, रामदेव वर्मा जी, ज़्यादा समय उनका हमें नहीं मिला, और जब आए हमारे तमाम साथियों में ज़बरदस्त एक सम्मान के साथ लोगों ने सोचा कि भाई हम लोगों को 1 दर्जन हमारा विधायक है, और रामदेव वर्मा जैसे बिहार के सबसे अनुभवी विधायक वामपंथ का 6 बार जीतने वाले, तो अगर उनका गाइडेंस मिलेगा हमारे विधायकों को तो बहुत अच्छा होगा। एक आध शिविर भी हम लोगों ने लगाया, अफसोस अब वो ज़्यादा दिन हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि चाहे समस्तीपुर हो चाहे बक्सर, वो पूरी विरासत, वो पूरी धारा ज्योति प्रकाश जी के दौर में सामंतवाद के खिलाफ, भले CPM के बैनर से हो, यहाँ हमारे राजेश जी लड़े, शहीद हुए, बहुत सारे साथी शहीद हुए, ML के बैनर से हैं। लड़ाई था पूरे बक्सर के इलाके में सामंती ताकतों के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, और वही सामंती ताकत, ये फांसीवादी और कोई नहीं है, वही सामंती ताकत, और उसी सामंती ताकत के साथ अदानी अंबानी जैसे कुछ बड़े पूंजीपति लोग, देश को लूटने वाले, और जितने देश के माफिया ताकतें, अब इन लोग आज पूरे देश में लोकतंत्र को खत्म करके अपना 50 साल के लिए, जैसे अमित शाह कहते हैं 50 साल राज करेंगे, नड्डा जी कहते हैं कि देश में एक ही पार्टी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये इनका मंसूबा है कि पूरे देश में हम राजा की तरह राज करेंगे, जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई सवाल पूछे कुछ कहे कोई जवाब हमको देना नहीं है।
तो जैसे मर्जी जो मर्जी हम करते रहेंगे देश में, एक ये जो स्थिति आ गई है ऐसे समय में, तो बड़ी लड़ाई है। और इस कठिन लड़ाई लंबी लड़ाई, और इस लड़ाई में माले से बिहार की जो उम्मीद है, लाल झंडे से पूरे हिंदुस्तान की जो उम्मीद है, वो उम्मीद है कि ये लड़ाई लंबी है और लंबी लड़ाई आसानी से नहीं जीती जा सकती, लंबी लड़ाई सस्ते में नहीं जीती जा सकती। हिंदुस्तान में जब आज़ादी की लड़ाई को दौर आया था तो बिना भगत सिंह की कुर्बानी, बिना हमारे पूरे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। और कुर्बानी देने वालों में भगत सिंह और भगत सिंह की कतारें, वो पीढ़ी सबसे आगे थी। तो जब ऐसे नौबत आती है, पाला पड़ता है ऐसे ताकतों से, कठिन लड़ाई आती है और लंबी लड़ाई आती है, तो लंबी कठिन लड़ाई में लाल झंडे के लोग सबसे साहस के साथ वो लड़ते हैं। तो हमसे उम्मीद है कि माले के लोग साहस के साथ लड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये जो आज इस समय फांसीवादी निजाम है, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि लोगों को डरा दो, डर का राज कायम कर दो, ऐसा डर पैदा कर दो कि लोग बोलना बंद कर दें। 2-4 रवीश कुमार बोलेंगे, यूट्यूब में आकर के बोलेंगे, उनके लिए भी एनडीटीवी नहीं रहेगा, बस 2-4 लोग यूट्यूब में कुछ बोलेंगे, बाकी लोग डर के मारे कुछ बोलेंगे। तो और हम जानते हैं जो डरा सो मरा, अगर हम डर गए तो हम मरने से पहले ही मर जाए। और इसीलिए बिना डर, बिना कोई हिचक, पूरे साहस के साथ अपने तमाम हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, इसी का नाम है भाकपा माले, इसी का नाम है लाल झंडा, यही है हमारा इतिहास। आज यही लड़ाई की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग कम्युनिस्ट हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अभी फादर स्टैन स्वामी, मैं नहीं जानता वो कम्युनिस्ट थे कि क्या थे, उनको उठा करके रांची से आदिवासियों की रिहाई के लिए लड़ रहे थे। आदिवासी जेल में क्यों सड़ रहे हैं, आदिवासियों की रिहाई हो। हमने देखा कि ये बात फादर स्टैन स्वामी करते थे। यही भाषण द्रौपदी मुर्मू ने किया संविधान दिवस के मौके पर, अंग्रेजी में लिखित भाषण था। और लिखित भाषण पढ़ने के बाद जब उन्होंने अपने मन से हिंदी में कुछ भाषण दिया, तो उन्होंने यही याद किया कि उड़ीसा में हमने क्या देखा, झारखंड में हमने क्या देखा, कितने आदिवासी जेलों में वर्षों से बंद पड़े हुए हैं, क्यों बंद पड़े हुए हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। यही बात तो फादर स्टैन स्वामी कर रहे थे। और फादर स्टैन स्वामी जब कर रहे थे तब उनको अपने रांची से उठा करके पुणे में जेल में डाला। बुजुर्ग आदमी को